पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। सड़क अबूर करके मैंने सबसे पहले एक बड़ी झाड़ी की ओट में जिस्म से बंधी झाड़ियां अलहदा की और मोबाइल फोन निकाल कर देखने लगा। रशीद की काफी मिस कॉलें और पैगाम आए हुए थे। उस खैरियत के पैगाम के साथ चंद हिदायत भी लिख कर भेजी और सड़क से कदरे फासला रख कर उसके मुतवाजी चलना शुरू कर दिया। सड़क पर गाड़ियों की बत्तियां नजर आते ही मैं आड़ में हो जाता। अगर कोई गड्ढा या झाड़ी न मिलती तो फकत जमीन पर लेट कर साकिन हो जाता। तेज रफ्तारी से गुजरने वाली गाड़ी से कोई 20-25 कदम दूर जमीन पर लेटे शख्स को देखने में कामयाब नहीं हो सकता था। किलोमीटर 2 किलोमीटर का फासला तय किया होगा कि अचानक करख्त आवाज ने मुझे हैरत से उछलने पर मजबूर कर दिया। साथ ही टॉर्च रोशन हुई। अभी कौन है और कहां से आ रहा है? मैंने कहा घनश्याम हूँ महाराज, करीब ही कच्ची आबादी में झोंपड़ी है, वहां जा रहा हूँ। तहक्कुमाना आवाज उभरी, हाथ सर से ऊपर करके करीब आ जाओ। मैं हाथ सर से बुलंद करके कांपते हुए अंदाज में उसके करीब जाने लगा। महसूस यही हो रहा था कि मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया हूँ। न जाने वो किस मकसद के लिए वहां मौजूद था। इसी असना में सड़क की जानिब से आवाज उभरी, कौन है पारेश? पारेश ने कहा, पूछ कर बताता हूँ सर जी। उसी वक्त सड़क पर एक कार की बत्तियां दिखाई दी। करीब पहुंचने पर तेज टॉर्च जलाकर कार को रोकने का इशारा किया गया। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया था कि उन्होंने वहां चेक पोस्ट कायम की हुई थी और उनका एक शख्स फितरी तकाजे के लिए सड़क से कदरे दूर हटा बैठा था। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। मैं हाथ सर से बुलंद किए उसके करीब हुआ। उसने मुझे उल्टा घूमने का इशारा किया, घूम जाओ। उसने हाथ में सिर्फ टॉर्च पकड़ी थी और कोई हथियार वगैरह नजर नहीं आ रहा था। मेरी तलाशी लेते ही ग्लॉक उसके हत्थे चढ़ जाता और फिर वो मुझे बेबस करने में कामयाब हो जाता। इससे पहले ही मुझे अपना काम कर गुजरना था। मुड़ने का झांसा देते हुए मैं एकदम पलटा और बरकी कौंदे की तरह झपटा। जब तक उसकी समझ में कुछ आता मेरा बायां हाथ उसके मुंह पर जम चुका था, जबकि दाएं हाथ से मैंने उसकी गर्दन के गिर्द शिकंजा कसा। अगले ही लम्हे गर्दन तोड़ झटके ने उससे जिंदा रहने का हक छीन लिया। टॉर्च भी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। उसके साथ ही कार की तरफ मुतवज्जे थे, इसलिए ये कार्रवाई उनकी नजर से ओझल रही थी। उसका जिस्म बिजली का करंट लगने वाले शख्स की तरह थरथरा रहा था। उसे जमीन पर फेंक कर मैंने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी में चेक पोस्ट की तरफ चल पड़ा। कार आगे बढ़ गई थी। मेरे एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे में टॉर्च थी। टॉर्च मैंने जलाए रखी कि उसकी तेज रोशनी मुझे आड़ मुहैया कर रही थी। वहां 3 आदमी मौजूद थे। वो आरजी चेक पोस्ट थी। एक डॉटसन को आड़ा तिरछा खड़ा करके आधी सड़क बंद कर दी थी, यूं कि वहां से सिर्फ एक गाड़ी का गुजर मुमकिन था। 2 प्लास्टिक की कुर्सियां और उनके सामने प्लास्टिक की मेज भी रखी थी। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। मेज पर एक पिस्तौल नजर आ रहा था। 2 अफराद कंधों पर हथियार लटकाए धीमी आवाज में गपशप कर रहे थे। चौथा शख्स गालिबन पारेश ही था, जिसकी गर्दन मैं तोड़ चुका था। तमाम सादा लिबास पहने हुए थे, जो जाहिर कर रहा था कि वो श्रीनाथ के पालतू थे। अगर पुलिस वाले होते तो वर्दियों में होते और खुफिया एजेंसी वाले इस तरह चेक पोस्ट नहीं लगाया करते। अलबत्ता एक बात तय थी कि वो तरबियत याफ्ता जरूर थे और श्रीनाथ के पास तरबियत याफ्ता मुहाफिजों का दस्ता भी था। यकीनन ये उन्हीं में से थे। हथियार बरदारों में से एक मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, कौन था पारिश? और ये टॉर्च भी बुझा दो। कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया था। उनके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे कुर्सी पर बैठा हुआ दुश्मन अहम लगा। उससे ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तफ्तीश की जा सकती थी। एक लम्हे में फैसला करते हुए मैंने ग्लॉक सीधा किया और दोबारा लबलबी दबा दी। ठक ठक की मध्यम आवाज ने पहरेदारों की जान इस फजूल जिम्मेदारी से छुड़ा दी थी।
नीचे गिरकर वो खुशी से नाचने लगे, मगर ये भी हकीकत है कि सर में लगने वाली गोली ज्यादा देर नहीं खुशी मनाने की इजाजत दिया करती। मैं उनके रक़्स से महजूज नहीं हो सकता था, इसलिए कुर्सी पर बैठे शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ जो तड़प कर खड़ा हो गया था। उसने हाथ जेबों में डाले हुए थे। उसके संभलने से पहले मैं उसे रोशनी के हिसार में ले चुका था। उसके हाथ जेबों से निकले। इस असना में नजरें मेज पर रखे पिस्तौल की तरफ उठी थीं। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में दावत दी, अगर गोली से तेज हरकत कर सकते हो तो पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाने में मुज़ायका नहीं। उसने होंठ भींचते हुए धमकाया, पूरे इलाके को हमारे आदमियों ने घेरा हुआ है, तुम मुझे मारकर बच नहीं सकते। मैं हंसा, कहा तुम्हें छोड़कर भी मेरा बचना मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारे 3 साथियों को तो मैं महाराज श्रीनाथ की सेवा के लिए रवाना कर चुका हूँ। वो कड़े लहजे में बोला, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मैंने कहा, शायद, मगर तेरे अंजाम के बारे में अंदाजा लगा सकता हूँ। ये कहते ही मैंने ग्लॉक के ट्रिगर को जहमत दी। गोली हदफ ढूंढने में नाकाम नहीं हुई थी। वो घुटने को थामते हुए नीचे गिर गया। होंठों से तेज कर्राहें निकलने लगी थीं। मैंने करीब होकर कुर्सी घसीटी, मेज पर पड़ा पिस्तौल उठाकर देखा। वो तुर्की का बना 9mm था। उसकी मैगजीन उतार कर जेब में डालते हुए मैंने पिस्तौल को खोला और नाकारा करके दूर फेंक दिया। इस दौरान मेरी आंखें दुश्मन पर गड़ी थीं। उसकी कराहें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हो गई थीं। गोली लगते वक्त इंसान को इतनी तकलीफ नहीं होती, मगर जूं जूं वक्त गुजरता जाता है तकलीफ बढ़ती जाती है। जख्म में शदीद जलन और दर्द का एहसास होने लगता है। अगर गोली ने हड्डी को नुकसान पहुंचाया हो फिर तो और ज्यादा अजियत महसूस होती है। मैंने कहा, बालिक, अपना नाम तो बताओ। वो बमुश्किल अजियत बर्दाश्त करते हुए बोला, तुम बहुत पछताओगे। मैंने उसके दूसरे घुटने पर गोली ठोकी। उसके मुंह से दर्द भरी कर्रा खारिज हुई। मैंने कहा, ये तो नाइंसाफी है ना कि हाथ 2 हैं और घुटना एक ही जख्मी। उसकी अकड़खानी हवा हो गई थी। गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज प्लीज मत करो। मैंने कहा, ये ज्यादती है, तुमने मेरे अल्फाज चुरा लिए हैं, हालांकि ये मुझे कहना चाहिए था। उसने कराहते हुए पूछा, क्या चाहते हो? मैंने इत्मीनान से कहा, इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ, क्या मदद कर सकते हो? वो बौखलाते हुए बोला, ये कैसा सवाल है? मैंने पाँव उसके दाएं घुटने पर रख कर हल्के से दबाया। कहा, उल्लू के पट्टे, सवाल था कि तुम्हारा नाम क्या है। वो तड़प गया। मैं गुर्राया, जल्दी बको। हम सड़क किनारे मौजूद थे और किसी भी वक्त कोई गाड़ी वहां से गुजरकर इस पुछगिछ में खलल डाल सकती थी। वो बोला, दीपक। मैंने कहा, एजेंट हो या श्रीनाथ के पालतू? वो कराहते हुए बोला, एजेंसी से कोई वास्ता नहीं। मैंने कहा, और कितनी चेक पोस्टें कायम की हुई हैं? वो शराफत से बोला, एक और चेक पोस्ट इसी सड़क के दूसरे सिरे पर लगाई हुई है। फरलांग भर के फासले पर रोशनी की झलक उभरी। मैं बगैर ताखीर उसके माथे में गोली दागते हुए सूरत से उठा और एक पहरेदार की राइफल उठाकर सड़क के करीब हो गया। अपना मफलर मैंने अच्छी तरह लपेट लिया था। पहरेदार इस अंदाज में आड़े तिरछे पड़े हुए थे जैसे सोए हुए हों। गो इतनी सर्दी में खुले आसमान तले सोना अक्ल को गाली देना ही था, लेकिन किसी राहगीर के पास सड़क किनारे लेटे हुए लोगों को देखने का वक्त नहीं होता और बिलफर्ज उचटती हुई निगाह पड़ भी जाए तो ये सोचने की फुर्सत नहीं होती कि कोई क्यों लेटा है। वो एक कार थी। ड्राइवर ने करीब पहुंचकर रफ्तार आहिस्ता की, मगर मैंने हाथ से उसे जाने का इशारा कर दिया। धन्यवाद कहते हुए वो आगे बढ़ गया। मैं जल्दी जल्दी लाशों को घसीटकर नजदीकी झाड़ी के अकब में ले गया। प्लास्टिक की कुर्सियों, मेज, हथियारों को भी साथ फेंका और डॉटसन की तरफ बढ़ गया। हथियारों को नाकारा करना मुझे नहीं भूला था। इग्निशन स्विच में चाबी लगी हुई थी। डॉटसन स्टार्ट करके मैंने रिवर्स की और शहर की तरफ मोड़ कर आगे बढ़ गया। आबादी में दाखिल होते ही मेरी नजरें किसी मुनासिब जगह की तलाश में दाएं बाएं घूमने लगीं। एक चौड़ी गली में चंद कारें खड़ी नजर आईं। मैंने डॉटसन सड़क से उतार कर वहां खड़ी की और रशीद को घंटी करने लगा। उसने घंटी वसूल करते हुए बेसब्री से पूछा, बॉस कहाँ पहुंचे? मैंने एक 2-3 मंजिला इमारत की पेशानी पर चमकता नाम पढ़ते हुए कहा, करीबी इमारत पर राज मंजिल लिखा हुआ है। वो बेचारगी से बोला, मैंने नहीं देखी। मैंने वजाहत की, शमशान घाट जाने वाली सड़क के शर्की जानिब जो सड़क शहर में दाखिल होती है उसके शुरू में ये इमारत मौजूद है। वो खुशी से चहका, समझ गया बॉस। इसी सड़क पर चलते हुए शहर के बाहर चलते आओ, मैं करीब ही मौजूद हूँ, तुम्हें उठा लेता हूँ। मैं राब्ता काटते हुए उसी जानिब बढ़ गया जिधर से आया था। उसे मुझ तक पहुंचते 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। कार रोकते हुए वो बाहर निकला और मुझे जोरदार जप्फी डाली। बोला, यकीन करो बॉस, मुझे लगा था हमने तुम्हें खो दिया। उसकी पीठ थपथपाते हुए मैं हंसा। कहा, तभी इतने खुश थे? वो फीके तबस्सुम से बोला, शायद तुम न मानो मगर मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं उससे अलहदा होते हुए बोला, इकट्ठे बैठकर खाते हैं। वो स्टीयरिंग पर बैठ गया।
कहा मगर देवगढ़ से निकलकर। मैंने उसके पहलू में नशिस्त संभाली। कहा मेरा मशवरा है कि 1-2 दिन देवगढ़ में ठहर जाते हैं। उसने नफी में सर हिलाया। बोला बॉस, कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम्हारी हर बात को हुक्म का दर्जा दूंगा। मैं मोतरिज हुआ। क्यों? बोला जैसे ही पता चला कि तुम उनके घेरे से निकल गए हो, वो पहली फुर्सत में देवगढ़ से निकलने वाले रास्तों पर निगरानी सख्त करेंगे और फिर पूरे शहर की बारीक बीनी से तलाशी लेंगे। ये इलाका श्रीनाथ का है, न जाने उसके कितने खैरखा और चेले चांटे देवगढ़ में भरे पड़े होंगे। मैंने वजह बताई। कहा मैं अपनी कीमती राइफल वहीं छुपा कर आया हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि उसे पहली फुर्सत में वापस हासिल कर लूँ। वो रफ्तार बढ़ाते हुए बोला अगर वो उनके हाथ न लगी तो चंद दिन के बाद मिल जाएगी और उसके लिए तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी नहीं, ये काम कोई और भी कर सकता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मौजू तब्दील करते हुए कहा कोई नई ताजी? वो मुसरत से बोला महाराज, श्रीनाथ यादव का अंतिम संस्कार हो गया है। सुना है किसी अनाड़ी स्नाइपर का शिकार बना है, इसलिए मरने के साथ बदनामी की जिल्लत भी बेचारे का मुकद्दर बनी। मैंने पूछा दनेश राम से बात हुई? वो इत्मीनान से बोला उसी के पास जा रहे हैं, खुद ही बात कर लेना। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि दुश्मन मुझे घेर रहे हैं? वो वजाहत करते हुए बोला श्रीनाथ को गोली लगने की तस्दीक करते ही मैं शमशान घाट से निकला। रास्ते में मुख्तलिफ कारों को उस पहाड़ी का रुख करते देखा जहां तुम छुपे थे। तभी अंदाजा हुआ दुश्मन ने तुम्हारी दुरुस्त जगह का पता चला लिया था और महसूस यही होता है कि उन्हें पहले से सुनगुन थी। तभी तो घेराव करने वाले बगैर किसी ताखीर के वहां पहुंच गए थे। दूसरे मरहले में पुलिस और श्रीनाथ के चेलों को भी बुलवा लिया गया। इसी दौरान मोबाइल फोन के सिग्नल भी आर्जी तौर पर जाम किए गए और घेरा मुकम्मल होते ही मोबाइल फोन सर्विस बहाल कर दी गई। मैंने भी पुलिस वालों से सुनी हुई मालूमात उसके गोश गुजार कर दी, साथ ही स्नाइपरों के हमले का भी बता दिया। रशीद ने तबसरा किया एजेंसी वाले श्रीनाथ के काले करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ थे, तभी उन्होंने श्रीनाथ को हमले से लाइल्म रखा और तुम्हारे खिलाफ भी श्रीनाथ की मौत के बाद कार्रवाई शुरू की। मैंने सोचते हुए कहा अगर उन्हें जगह का इल्म होता तो पहले ही से मेरे गिर्द घेरा तंग कर देते। वो तुर्की बतुर्की बोला अगर उन्हें जगह का इल्म न होता तो इतनी जल्दी स्नाइपर तुम्हारे खिलाफ कैसे गोली चलाते? मैंने तज्जिया किया। कहा मोहन भिमानी और उसके साथियों के कत्ल की वजह जानते ही उन्हें इतना तो यकीन हो गया था कि इस कार्रवाई के पीछे एक स्नाइपर छुपा है। गोली की शनाख्त से उन्हें स्नाइपर के नाम का भी पता चल गया होगा। अब रह जाता है मेरी जगह के बारे में अंदाजा लगाना। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने एक माहिर स्नाइपर की जिम्मेदारी लगाई कि वो श्रीनाथ के करीब रहे ताकि उस पर हमला होते ही गोली चलाने वाले की जगह का दुरुस्त अंदाजा कर सके। कोई भी मुस्तनद स्नाइपर गोली की आमद के जाविये से गोली चलाने की जगह के बारे में दुरुस्त अंदाजा लगा सकते हैं। बस मेरी जगह का पता चलते ही उन्होंने पहले से तैयार हालत में लेटे स्नाइपरों को मेरी जगह की निशानदही करवाई। शमशान घाट के कुर्ब जवार में मौजूद इमारतों की छतों पर उनके स्नाइपर पहले से तैनात थे। 2+2 4 की तरह कहानी वाज़ेह है। वो मुताज्जिब हुआ। बोला गोली की शनाख्त करते ही उन्हें तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? मैंने वजाहत की। कहा SR-1 मेरे अलावा इंडिया में सिर्फ एक शख्स के पास है जो उसके इस्तेमाल से भी नावाकिफ है और उसके पास राइफल की मौजूदगी से रॉ भी लाइल्म है। बाकी मैं इस राइफल से पहले भी चंद लोगों को निशाना बना चुका हूँ। उसकी हैरानी सिवा हो गई। बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि ये राइफल किसी और के पास मौजूद ही ना हो? पैसा हो, चीजें दस्तयाब हो ही जाती हैं। मैंने फलसफियाना लहजे में कहा जो नायाब हो वो हर जगह दस्तयाब नहीं होती। उसने मुंह बनाया। बोला मुझे फलसफा सुनने का कोई शौक नहीं है। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा इस बहस को रहने दो कि ये लंबी कहानी है। वो इत्मीनान से बोला जोधपुर तक 2 घंटे लगेंगे और मेरे ख्याल में लंबी कहानी सुनने के लिए इतना वक्त काफी है। मैंने हैरानी से कहा मगर आते हुए हमें ज्यादा वक्त लगा था। उसने वजाहत की। बोला तब हम बराह रास्त देवगढ़ नहीं आए थे, पाली से गंडालिया पहुंचे थे और वहां से देवगढ़ आए थे, जबकि अब देवगढ़ से बराह रास्त जोधपुर जा रहे हैं। अस्बात में सर हिलाते हुए मैंने हुनकारा भरा और उसे लॉरा ब्राउन की कंपनी WAS की कहानी सुना दी। जोधपुर में दाखिल होने तक आफताब तुलू हो चुका था। मैंने पहले एक होटल पर डट कर नाश्ता किया। कल दिन से भूखे थे। पुरतकल्लुफ नाश्ते के बाद उसने मुझे मंदिर के दाखिली दरवाजे पर उतारा और हाथ लहराता हुआ आगे बढ़ गया। तय यही हुआ था कि पहले मैं दनेश राम से मुलाकात करूंगा, उसके बाद उसके मकान पर पहुंच जाऊंगा। मंदिर में दाखिल होकर मैं सीधा तुलसीदास के कमरे में पहुंचा। वो पूजा पाठ के बाद वापस आ गया था और दनेश राम के पास जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कमरे का एक पट खुला था। दरवाजे को बजाकर मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुसर्रत भरी हैरानी नमूदार हुई और वो खुशी से चहका। पधारिये वीर जी, पधारिये। मैंने अंदर जाकर उससे मुआनका किया। मेरी पीठ थपथपाते हुए वो तहसीन आमेज लहजे में बोला यकीन करो वीर जी,
جی خوش ہو گیا ہے آپ کا کام دیکھ کر۔ میں نے کہا دھنیہ واد بھائی، یہ بتائیں مہاراج سے ملاقات کس وقت ہو پائے گی؟ وہ بولا وہ تو بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں، انہیں صبح سویرے ہی ستیش ورما کا پیغام موصول ہو گیا تھا۔ میں دروازے کی طرف مڑا، کہا تو چلیں ان کے پاس۔ بنسی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ناشتے کا پوچھا اور میرے انکار پر کہا آپ فی الحال آرام کریں، آگیا ملتے ہی آپ کو لے جاؤں گا۔ میں موقع غنیمت جانتے ہوئے وہیں لیٹ گیا۔ بنسی لال دروازہ باہر سے بند کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ میں جاگا تو بنسی لال اب تک نہیں لوٹا تھا۔ غسل خانے میں گھس کر گرم پانی سے غسل کیا، باہر نکلا تو بنسی کو کھانے کے برتنوں کے ہمراہ منتظر پایا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے بتایا کہ دنیش رام سے تفصیلی ملاقات آدھی رات کے بعد ہی ہونا تھی۔ میں کھانا کھا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ میدان عمل میں ایسے دن کم ہی نصیب ہوتے ہیں جب انسان کے پاس فکر کرنے کی وجہ نہ ہو، اسے ہدف پورا کرنے کا منصوبہ نہ بنانا ہو، اسے مستقبل کا لاہ عمل نہ طے کرنا ہو، اور جب ایسے لمحات میسر ہو جائیں تو پھر خواب صرف گھر کے ہی آتے ہیں۔ میں بھی جاگتی سوچوں سے پلوشا کو دیکھتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے کے بعد میں بنسی لال کی مائیت میں دنیش رام کے کمرے میں پہنچا۔ وہ پرتپاک انداز میں مجھے ملا تھا۔ دھنیہ واد بالک، مجھے امید دلائی گئی تھی کہ تم اچھا کام کرو گے اور تم نے تعریف کرنے والوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ میں نے متبسم ہو کر ہولے سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا کیا اب خطرہ باقی نہیں رہا؟ وہ اعتماد سے بولا بالکل باقی نہیں رہا۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا ہو سکتا ہے اس کے پاس دستاویزی ثبوت بھی موجود ہوں۔ اس کا اعتماد بحال رہا۔ بولا کوئی دستاویزی ثبوت اس کے ہاتھ لگا ہوتا تو شاید موجود بھی ہوتا، اسے تو بس معلوم ہوا تھا اور ہمیں اس معلومات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے کہ ایجنسیوں کی تفتیش اور نگرانی کا سامنا کرنا دشوار تھا۔ میں نے کہا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے اطمینان سے اعلان کیا تمہارے پاس قریباً ہفتے کا وقت ہے، اس کے بعد تمہارے سرحد پار کرنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے بے سکونی ظاہر کی، کہا میرے خیال میں تو ہفتہ زیادہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا ہاں 1 ہفتہ آرام کرنا واقعی تم جیسے شخص کے لیے مشکل ہوگا۔ میں نے اطمینان سے کہا ہفتہ نہیں، میں 1 سال بھی آرام کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ساتھ ہو۔ وہ مزاحی انداز میں بولا دیکھ لو میاں، پھر یہ ہمارا جگر ہے کہ اس کے بغیر کئی سال گزار دیے اور نہ جانے مزید کتنے گزارنے ہوں گے۔ میں ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ اس کا مزاح میں کہا ہوا فقرہ بھی چابک کی طرح لگا تھا۔ بلا شبہ اس کی بھی تو پلوشا تھی۔ پلوشا تو ہر کسی کی ہوتی ہے، بس نام مختلف ہوتا ہے، شکل مختلف ہوتی ہے، شاید مزاج میں بھی تھوڑا بہت فرق ہو، مگر محبوب تو محبوب ہوتا ہے۔ اپنا محبوب ہی پیارا لگتا ہے اور پیاروں سے دور رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اندازہ کرنا کم از کم میرے لیے بالکل دشوار نہیں تھا۔ جب آپ کو پتا ہو کہ انتظار لا حاصل ہے تو انتظار کی لذت باقی نہیں رہتی، صرف نارسائی کی اذیت مقدر بنتی ہے۔ میں نے ندامت سے کہا معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے میرے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا پریشان ہو گئے؟ یہ زندگی ہم نے خود چنی ہے میاں، کیونکہ ہمارا وہ وہاں پہنچا ہوا ہے جہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ البتہ میں وہاں جا سکتا ہوں، تو بس انتظار کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب گزارا ہی جاتوں پر کرنا ہو تو ماحول اور مقام کے چناؤ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں نے دکھی انداز میں کہا ستیش ورما کی 5 سال کی ایک بیٹی ہے جسے وہ اب تک نہیں دیکھ پایا۔ دنیش نے انکشاف کیا، امید ہے اگلی سردیاں وہ وطن میں گزار رہا ہوگا۔ میں مدعے پر آیا، کہا یہ ہفتہ ستیش ورما کے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہا بھول جاؤ کہ کوئی ستیش ورما تمہیں ملا تھا۔ میں نے لجاجت سے کہا اس سے الوداعی ملاقات تو کر سکتا ہوں۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے بولا وہ اب تک جودھ پور سے سینکڑوں میل دور جا چکا ہوگا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہاں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ میں اکتائے ہوئے انداز میں بولا مجھے کہاں جانا ہوگا؟ وہ بولا بنسی تمہیں ایک مکان تک پہنچا دے گا، کوشش کرنا 1 ہفتہ گھر میں ہی گزارنا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کہانی ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اگلی اقساط آنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری سچویشن کو سمجھیں گے اور ہماری دوسری سیریز کو بھی فالو کرتے رہیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد آپ کے لیے مزید اقساط لے کر آتے رہیں۔ تب تک آپ ہماری دوسری سیریز دیکھ سکتے ہیں اور سراج ٹی وی پر آپ اسلامی کہانیاں بھی فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔